Let me also share the screen. Temsula Ao, she is a major literary personality from North East. बहुत अच्छी बात है इसके बारे में सुनने तक तो नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट यूं लगता है कि जैसे भारत से बिल्कुल एक कटा सा प्रदेश है, कटा सा एक एरिया है, क्योंकि कहीं भी किसी भी दिशा में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, बहुत ही कम नाम सुनने को मिलते हैं। आप कोई एक नाम ऐसा बताइए जो नॉर्थ ईस्ट की साइड से हो और जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हो इंडिया की। कोई ऐसा एक नाम जो नॉर्थ ईस्ट से है और जिसका रुतबा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी है। सौरव गांगुली है जी। ओके, सौरव गांगुली नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, पश्चिम बंगाल से है, तो बंगाल से उधर जाके है, साथ जो राज्य वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नहीं है सौरव गांगुली। वैसे इट वॉज गुड अटेम्प्ट, और कोशिश कीजिए। देखिए वो 7 स्टेट जो हैं, असम, मेघालय, मणिपुर और वो सर अभी डीएसपी बनी त्रिपुरा। थी वो लड़की, उसका क्या नाम था? वो नहीं है सर। हिमादास हिमादास है है। जी, वो मादास सर। हिमादास है जी। ओके, ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है, खैर। पर एमसी मेरी मैंने कहा कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंटरनेशनल लेवल तक पॉपुलर है, ये कहा है मैंने। एमसी में मेरी कॉम जी। एक ऐसी पर्सनैलिटी, यस, मैरी कॉम इज द राइट आंसर, ठीक है। मैरी कॉम, तो वैसे ही उसी एरिया से एक राइटर है, टेमसुला आओ। शी हैज, ओके, मैरी कॉम किस फील्ड में है पॉपुलर? बॉक्सिंग में जी। बॉक्सिंग सर। शी इज अ बॉक्सर, ठीक है, और वर्ल्ड चैंपियन रही है वो, ठीक है। तो और मैरी कॉम इस वजह से भी पॉपुलर है, अगर आपने मूवी भी देखी हो तो शायद और आइडिया लगा होगा कि बहुत से लोग जब एक दौर होता है उनका, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्टिंग इवेंट पे जनरली जाते हैं जितने यंग आप हैं, तो 16, 17, 15 की एज में ही स्पोर्टिंग इवेंट में चले जाते हैं, और 25 की एज तक या मैक्सिमम 30 साल की एज तक अपने मैक्सिमम अचीवमेंट लेके फिर लोग जो है धीरे धीरे कोचिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब कोचिंग देने लगते हैं और अपने गेम से रिटायर होने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक 30 साल का बंदा अगर किसी बॉक्सिंग में या रेसिंग में या साइकिलिंग में, इन सब में compete करे, और उसके सामने अगर 20 साल का लड़का हो, तो ऑफ कोर्स वो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या था कि जब तक इसकी शादी नहीं हुई तब तक ये आई थिंक 3-4 बार जो है कंटिन्यूअसली बहुत सारे इवेंट्स इसने जीते बॉक्सिंग के, इंटरनेशनल विमेन बॉक्सिंग के। फिर शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, और तकरीबन 10 साल का गैप आ गया, या 10 का नहीं तो 7 या 8 साल का गैप आ गया इसकी लाइफ में। और मैरिज के बाद, बच्चे होने के बाद औरत की जो बॉडी है उसमें बहुत बदलाव आता है, वो वैसी नहीं रहती है जैसा पहले हो सकती है, ठीक है। तो उतनी एक्टिव नहीं, के दोबारा कदम रखा और इतनी अच्छी मेहनत करी कि एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने। ये बहुत ही पावरफुल बात है इसके बारे में। तो दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स। वैसे बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो कोई भी देख सकता है, मेल भी देख सकते हैं। शी इज क्वाइट मोटिवेशनल फिगर फ्रॉम इंडिया, तो आप जरूर देखिए। नॉर्थ ईस्ट से कमाल की पर्सनालिटी। शी हैज रिटन पोएम्स, कविताएं लिखी हैं, एथनोग्राफिक पीसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। एथनोग्राफिक पीसेज, एथनो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। ग्राफिक की सेंस जनरली आती है तस्वीर से, ग्राफ या एरिया, जैसे ज्योग्राफी में इस्तेमाल होता है जियोग्राफ, ठीक है, जियोग्राफी। तो इथनोग्राफिक मतलब हिस्ट्री या ह्यूमन बींग्स कहाँ पर रहते हैं, एरिया के हिसाब से उनकी स्टोरी, उनका इतिहास, वो, ठीक है। तो इथनोग्राफिक पीसेस भी लिखे, एंड शी हैज आल्सो रिटन शॉर्ट स्टोरीज, एंड आउट ऑफ दो शॉर्ट स्टोरीज वन इज इन योर सिलेबस। शी बिलोंग्स टू द आओ नागा कम्युनिटी। तो नागालैंड में एक कम्युनिटी है, जैसे अपने यहाँ पर बहुत सारी कास्ट है, तो यूं समझ सकते हैं कि एक प्रकार की कास्ट, एक समुदाय है जिस आओ नागा, तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2007। तो किसी भी इंसान को, अपने इंडिया में कुछ ही सम्मान है जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये अलग अलग फील्ड में ग्रेट अचीवमेंट के लिए दिए जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से पद्मश्री पूरे इंडिया का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है उसमें काउंट होता है। एंड शी हैज ऑल्सो रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये इंडिया में लिटरेचर के लिए सबसे बेहतरीन अवार्ड है इंग्लिश में। हिंदी के लिए शायद होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य में जो सबसे ज्यादा बढ़िया कुछ करते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, और इंग्लिश में जो अच्छा करता है तो उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। हिंदी में मिलता होगा शायद, बट आई एम नॉट श्योर। तो 2013 में इट मीन्स शी हैज रिटन क्वाइट ब्रिलियंट वर्क, काफी काफी बेहतर किताबें लिखी हैं। आपके सिलेबस में है तो ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में आने के लिए उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, ठीक है। हाउस वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, और नागालैंड में कि मतलब एक छोटे से इलाके से निकलकर आई एक लड़की, एक लेडी, और उसने आके कहानियां लिखी, और कहानियां इतनी पॉपुलर हुई कि वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेटेड हुई। मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, वेरी गुड, बट जर्मन में, फ्रेंच में, इसका मतलब फ्रांस में भी इनकी कहानियों को पढ़ा जाता है और जर्मनी में भी इनकी कहानियों को पढ़ा जाता है। इसके अलावा बंगाली और हिंदी। ग्रेट। शी रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ये मैंने बताया ही था, आपको पहले भी कहा था कि इस दुनिया में जितने भी कमाल के राइटर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड से जुड़े रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम इंग्लिश की फील्ड की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश रहे हैं। तो आई कैन होप फ्रॉम माई उम्मीदें काफ़ी। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है नेहरू, जिसका शॉर्ट फॉर्म है शिलोंग, वहाँ पे पढ़ाया। Our short story collections include these hills called home, stories from a war zone, and Laburnum for my head 2019। तो ये दो शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन है। द प्रेजेंट स्टोरी कहाँ से लिया गया है? दीज हिल्स कॉल्ड होम, ये पहाड़, ये पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां जिनको हम कह सकते हैं घर। इट ट्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ, कहानी किसके बारे में? देखिए टाइटल ही है द जर्नी, इसका मतलब सफर है, ठीक है। वो सफर किसका? द राइटर गिव्स इट ट्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल। एडोलेसेंट गर्ल मतलब आप लोगों की एज की हो सकती है, पर ये थोड़ी ज्यादा छोटी है। एक चीज आप नोटिस करना, देखिए यहाँ पे लिखा है दैट द स्टोरी गिव्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल। एडोलेसेंट मतलब टीनेजर गर्ल, और आप सबको पता है कि टीनेजर वो पर्सन होता है जिसकी एज 13 से 19 या 13 से 20 साल के आसपास, मतलब मिनिमम एज उसकी 12 से 13 होनी चाहिए, ठीक है, वो टीनेजर में आता है। पर जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो लड़की है जिसकी कहानी बताई जा रही है वो शायद 13 की नहीं है। जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, जिस तरीके से उसके बारे में बताया गया है, तो आपको यूं लगेगा कि शायद वो 8 या 9 साल की, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि वो 13 साल की है तो मान लेते हैं। या फिर ये हो सकता है कि जो उधर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पर एक चीज मैंने भी नोटिस करी है, इन लोगों की फिजिक बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि 13 साल की होने के बावजूद भी वो उम्र में छोटी दिखती हो, उसकी हाइट कम हो और वो कम लगती हो, उसकी ओवरऑल कहें तो उसका बिहेवियर, ठीक, उसका दिखने का लुक जो है वो कम लगता हो। क्योंकि ये लेडीज जो है वो चाहे 30s की भी हो जाए तो भी वो उतनी एजेड लगती नहीं है, ठीक है। और उसका रीजन शायद ये है कहीं ना कहीं कि वो दे लिव क्लोज टू नेचर, एंड दोज पीपल हु लिव क्लोज टू नेचर दे दे डोंट एज एज वी। उतना जल्दी उनकी उम्र दिखती नहीं है जितना जल्दी जनरली शहर में या पहाड़ी इलाकों से, जंगली इलाकों से, प्रकृति से दूर जो रहते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। ओके जी, तो एडोलेसेंट एक लड़की 12-13 साल की, हुज जर्नी इज बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिक। उसकी जो यात्रा है वो दो तरीके से दिखाई गई है। एक है लिटरल, मतलब शाब्दिक, मतलब अगर जर्नी लिखा है तो जर्नी ही है, यात्रा है एक जगह से दूसरी जगह, रियल यात्रा है, ठीक है, सच्ची यात्रा है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर। गुड। पर दूसरी यात्रा है उसकी मेटाफोरिक। ये यात्रा है रूपक यात्रा है, मतलब कि दिमाग की भी एक यात्रा है। क्योंकि देखो हमें हमें मैंने एक चीज सुनी है हमेशा कि इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा चीज अगर सीखना हो ना, मतलब लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ाना हो, आप अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस तो सीखने का क्या है कि आप किताबें पढ़िए। किताबें पढ़कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा आप सीख सकते हैं आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, ठीक है।
आपके जीवन में जो जो अनुभव होंगे, अच्छे बुरे, ठीक है, मीठे कड़वे एहसास, वो आपको काफी कुछ सिखाएंगे। पर इन दोनों की जो स्पीड है ना, वो थोड़ी स्लो है। ठीक, किताबों की स्पीड तेज हो सकती है, पर उनसे हर एक बात को कैप्चर करना उतनी स्पीड से मुश्किल होता है, अपनी लाइफ में उतारना उन चीजों को। फिर बात आती है लाइफ के एक्सपीरियंसेस की। हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस स्लो चलते हैं। हो सकता है हम 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई एक बात ऐसी समझ में आए जो बहुत काम की, जो आपकी लाइफ को बदल दे, या जो आपको लाइफ के बारे में एक नया मोड़ दे, कोई ऐसी बात समझ में आए, तो 3 साल लग के समझ में आए। पर एक चीज ऐसी है जो आपको बहुत क्विकली, बहुत जल्दी आपके जीवन के बारे में सिखा सकती है, वो है ट्रैवलिंग। तो जो देश दुनिया के बारे में, खुद के बारे में ज्ञान बटोरना चाहता है, सबसे बेस्ट पॉसिबल जो तरीका है वो है यात्रा कीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा आप यात्रा करेंगे, जितना ज्यादा आप घूमेंगे, उतना ज्यादा आप लाइफ के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कहा कि ये यात्रा जो है केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक भी है। तो मानसिक यात्रा क्या है? जब आप बच्चे से बड़े हो जाए, क्योंकि अगर आपका दिमाग मान लो वैसा का वैसा ही है, जब आप 13 साल के थे तब भी आपका दिमाग वैसा है, और जब आप 20 साल के तब भी दिमाग वैसा है, इसका मतलब दिमाग ने कोई यात्रा तय नहीं की। दिमागी यात्रा का मतलब है जब आप इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ बढ़े, जब आप ना समझ से समझदारी की ओर बढ़े। ठीक है, जब आप बेवकूफी से समझदारी की तरफ बढ़े, जब आप इम्प्रूव हो, आपकी नॉलेज, आपकी समझ चीजों को समझने के बारे में, ठीक है, देखने के बारे में, तो इसका मतलब यात्रा है। तो इसकी यात्रा न केवल फिजिकल यात्रा है बल्कि मानसिक यात्रा भी। मतलब इस ट्रेवल के दौरान इसने काफी कुछ सीखा, और पहले से इसका दिमाग जो है इम्प्रूव हो गया लाइफ के बारे में। द राइटर गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ द लश ग्रीन लैंडस्केप विद अबंडेंट बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये फ्लोरा एंड फौना जो वर्ड है, फौना एंड फ्लोरा भी बोल देते हैं, इसका मतलब है प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी, उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्वत हो, पहाड़ हो, ठीक है, और वो सब सुंदर लग रहे हैं, चाय के बागान हो, तो उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? दैट दिस प्लेस इज क्वाइट अ फ्लोरा एंड फौना, बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर। तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी दिखाई है, जैव विविधता, अलग अलग तरीके के पेड़, अलग अलग तरीके के जीव जंतु। ठीक है, तो पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, जंगल भी हैं, ये ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा स्टोरी के अलावा। एंड दिस ब्रदर सिस्टर बॉन्ड इज इक्वली हार्ट वार्मिंग। तो ये कहानी एक, जैसे जो पिछली कहानी हमने पढ़ी थी, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा, वो था हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो था विद द फोटोग्राफर, वो एक नॉर्मल हमारे एक सोसाइटल एक रिलेशनशिप, जो एक किसके बीच, एक पर्सन हु वांट्स टू गेट फोटोग्राफ्ड एंड द पर्सन हु इज टेकिंग फोटोग्राफ। और तीसरी स्टोरी जो हमने पंचलाइक पढ़ी, वो थी कम्युनिटी रिलेशनशिप, मतलब आपका इंडिविजुअल होकर आपका समाज से क्या रिश्ता है वो। और आज की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं, दिस पर्सन जो कह रहे हैं सर आज क्लास नहीं होगी क्या? एक सेकेंड। ओके, इनकी लिंक नहीं होता है, चलो कोई। ओके, कहानी भाई और बहन, और इस कहानी में आगे क्या है? Though it is a story from a far-flung hilly region, the emotions expressed here have a universal appeal. ये मैंने पहले भी कहा था कि कहानी कहीं की भी हो सकती है, पर कहानी अगर आपके सिलेबस में आई है, मतलब देखो नॉर्थ ईस्ट की कहानी है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कल्चर अलग है, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति अलग है, पर फिर भी अगर वो कहानी हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फायदा उस कहानी को पढ़ने का? इंग्लैंड में लिखी कहानी का हमें क्या फायदा पढ़ने का? अमेरिका में लिखी कहानी का हमें क्या फायदा पढ़ने का? वो फायदा तभी हो सकता है अगर उसके अंदर एक यूनिवर्सल अपील हो, मतलब उसकी कहानी कोई भी पढ़े उस पर असर हो जाए। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया की एक कहानी आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की एक मूवी आप देख रहे हो, और अगर आप रो दिए या आपकी आंखें छलक उठी, या एटलीस्ट आप अंदर से इमोशनल हो गए, इसका मतलब वो मूवी सही है, वो मूवी, उसका इम्पैक्ट है, उसने आपको
सीरियस अगर कर दिया, इम्पैक्ट डाला अगर, तो यूनिवर्सल अपील है। तो इसके अंदर भी यूनिवर्सल अपील है, इमोशन है, आपको कनेक्ट करेगी। एंड द स्टोरी शोज दैट ह्यूमन इमोशंस आर द सेम एवरीवेयर, ठीक है, ये दिखाती है भाई मानवीय भावनाएं जो है वो हर जगह एक जैसी हैं। एंड मेन एंड वुमेन एवरीवेयर आर सब्जेक्ट टू द सेम काइंड ऑफ प्रेडिकमेंट्स। और इंसान जो है, मेल फीमेल जो भी है, वो सब जगह पर उनकी जो परिस्थितियां हैं वो सेम रहती। प्रेडिकमेंट है स्थिति, ठीक है, मनोस्थिति बोल सकते हैं आप, मन की स्थिति। तो ये था हमारी स्टोरी के बारे में, बेसिक आइडिया राइटर के बारे में, स्टोरी के बारे में। अब 5 मिनट एक झलक देखते हैं हमारी कहानी के बारे में, द जर्नी। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज नॉट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट लेट अस ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो द फर्स्ट sentence is, the squealing of a piglet which escaped to the main room where they were sleeping awakened the young girl. Squealing of a piglet, pig होता है सुअर, piglet सुअर का बच्चा, squealing सुअर के बच्चे का शोर, ठीक है। अब ये जो स्क्वेलिंग वर्ड है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग जानवरों की आवाज के साथ जोड़े गए हैं। सांप होता है तो उसके साथ जो वर्ड है वो है हिस, HISS, ING लग जाए तो हिसिंग साउंड। पिगलेट की होगी स्क्वेलिंग साउंड, ठीक है, ओके। और भी मक्खियां भिनभिनाती हैं, उनके लिए साउंड है बज, BUZZ, ठीक है। तो मक्खियां भिनभिनाती हैं, उसको बोलते हैं बज। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि गाने के अंदर ये क्यों यूज किया गया, तेरा बज मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। मतलब वो लड़का जो है मक्खियों की तरह भिनभिनाता है क्या, और इतना ज्यादा कान के पास भिनभिनाता है कि लड़की सो भी नहीं पाती। खैर, पर गाने के अंदर वो इस्तेमाल किया गया है, भन, बज, तो बज हो गया, ठीक है। तो ऐसे साउंड होते हैं नेचर के। तो पिगलेट की जो साउंड है उसके लिए बोला गया है स्क्वेलिंग। जैसे शेर की आवाज के लिए बोला जाता है रोर, ROAR, ठीक है, रोर। वैसे तो पिगलेट की आवाज हुई छोटे सुअर के बच्चे की, इसका मतलब ये लोग सुअर पालते हैं। ओके ग्रेट। विच एस्केप्ड टू द मेन रूम, और वो सुअर का बच्चा शोर मचाता हुआ मेन रूम में चला गया। इसका मतलब इनका जो घर है उसमें एक मेन कमरा है और बाकी साइड कमरे हैं, साइड रूम्स हैं, ठीक है। तो एक बड़ा कमरा हो सकता है हॉल कमरा, बाकी छोटे कमरे। वेयर दे वर स्लीपिंग, जहां पर वो सो रहे थे। अब वो कौन, ये लड़की और उसकी फैमिली। एंड दिस अवेकन द यंग गर्ल, और जैसे ही वो सुअर का बच्चा शोर मचाता हुआ मेन कमरे में आया जहां पर पूरा परिवार सो रहा था, तो उसके शोर से लड़की जग गई, ठीक, वो लड़की जिसकी ये कहानी है। ग्रेट। इट वॉज स्टिल डार्क, अभी भी अंधेरा था, बट शी वॉज ऑलरेडी अलर्ट। अभी भी अंधेरा था, इसका मतलब सुबह नहीं हुई थी। 4 बजे का, 4:30 बजे का वक्त होगा, और सुबह हो रही होगी 5:30, मतलब उसमें वक्त था। बट शी वॉज अलर्ट, पर वो अभी से ही क्या थी, अलर्ट थी, पूरे तरीके से जागृत थी। क्यों? बिकॉज दिस वॉज द डे, क्योंकि यही वो दिन था, दैट शी वॉज रिटर्निंग टू हर बोर्डिंग स्कूल, कि आज के दिन ही उसको अपने बोर्डिंग स्कूल में जाना था। ग्रेट। बोर्डिंग स्कूल में जाना था तो 4:30 बजे इतना जल्दी उठने का क्या मतलब है? ठीक है, आराम से उठ जाओ, मतलब कोई तो रीजन होगा ना। इसका मतलब या तो बोर्डिंग स्कूल दूर है और वहां पर समय से पहुंचना होगा, देखते हैं क्या है क्या नहीं। द विंटर वेकेशन ऑफ नियरली 2 months सीम टू हैव गॉन बाय वेरी क्विकली, सर्दियों की जो छुट्टियां थी 2 महीने की, बड़ी जल्दी चली गई। इसका मतलब ये जो स्टोरी है वो अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास की है, ठीक है, मतलब ये कहानी नहीं लिखी। तो आज आपके मौसम की कहानी नहीं है, नवंबर दिसंबर जब सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो विंटर वेकेशन 2 महीने की इनके स्कूल की खत्म हुई है, अब स्कूल दोबारा से लग रहे हैं और इसको वहां पर जाना है। ग्रेट। एंड शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। ओके, एक और बात, ये बात तो बहुत सच है, और कि जो स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा से फील करते आए होंगे, जब भी आप स्कूल में थे, आपकी जो छुट्टियां थी वो बहुत जल्दी चली जाती थी। गर्मियों की छुट्टियां होती थी, बच्चे सोचते थे नाना नानी के घर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट जो होता था वो वही होता था, ठीक। और कहीं लेके भी नहीं जाते थे घर वाले, और कहीं बात पे मना कर देते थे अगर, क्योंकि अपने जो माँ बाप है ना वो बड़ी बड़ी कमाल के हैं। जैसे जो दूसरे कल्चर्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर बच्चा ये कहे ना कि पापा पापा
गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा हो गई तो एसी लगा देते हैं। और अपने माँ बाप जो है वो दे आर ग्रेट, दे आर फ्रॉम सम अदर प्लेनेट, यू नो। उनसे पूछे ना कि पापा बड़ी गर्मी हो रही, तो बोला कोई बात नहीं, तुम्हें गंजा करा लेता हूँ। तो पटाख जैसे गंजा करा लेंगे और कहेंगे देखा हो ही नहीं ठंड। दिस इज द वे। तो बच्चों के लिए छुट्टियां बहुत ही जल्दी चले जाती है, ये बात थी, तो बहुत जल्दी चली गई, पता ही नहीं चला कब 2 महीने हो गए। और अब वो डिस्टर्ब थी बड़ी इस बात करके उसको फिर से जाना पड़ेगा। पर इस बात से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं थी, डिस्टर्ब ज्यादा किस बात से थी, एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू अंडरगो अनदर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एनवायरमेंट। क्योंकि अब एक बार फिर से उसका हवा पानी बदलने वाला था, उसका एनवायरमेंट, उसका वातावरण बदलने वाला था। ओके, मतलब अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो, आपका स्कूल भी पहाड़ों में है, इसका मतलब आपका एनवायरमेंट नहीं बदला। मतलब आप प्लेनी एरिया में हो, आपका स्कूल पहाड़ों में है तो एनवायरमेंट बदला, या फिर आप पहाड़ों में हो पर आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है, वो प्लेन एरिया में है जहाँ पे समतल मैदान है, जैसे अपने यहाँ हिसार में, ठीक है, आदमपुर में वैसा। तो भी एनवायरमेंट बदल गया, तो वो इस बात से परेशान थी क्योंकि छोटे बच्चे का जल्दी से अलग अलग एनवायरमेंट में एडजस्ट हो पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो बच्चों का जो शरीर होता है वो उतना कैपेबल नहीं होता, उन इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती कि अलग अलग एनवायरमेंट में रह सके। बड़े आदमी तक बीमार हो जाते हैं। मतलब एकदम से आप साउथ इंडिया की तरफ जाओ और वहां का माहौल देखो, तो हो सकता है वो आपको 2 3 दिन परेशान रहे, उसके बाद धीरे धीरे अडेप्ट होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा गर्म रीजन में रहने वाले ठंडे रीजन में रहकर ज्यादा उतना एडजस्ट नहीं कर पाते, ठंडे रीजन वाले गर्म, तो ये होता ही। शी स्टिल रिमेम्बर्ड, उसे अभी भी याद था क्लियरली एक एक बात, ईच डिटेल ऑफ द जर्नी विच हैड ब्रॉट हर फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ आसाम टू हर विलेज इन द नागा हिल्स। ठीक है जी, तो देखिए उसके घर का पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। उसने कहा उसको आज भी याद थी अच्छे से ये बात, उस जर्नी की पूरी डिटेल याद है। कौन सी जर्नी की? जब वो स्कूल से घर आई थी। ठीक है, विच हैड ब्रॉट हर फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ आसाम, मतलब आसाम के समतल इलाकों से, टू हर विलेज इन द नागा हिल्स, और नागा पहाड़ियों में उसके घर पर। इसका मतलब उसका घर पहाड़ों में है और उसका स्कूल आसाम के समतल मैदान में है, मतलब ये आसाम के लोग हैं। ठीक है जी। आफ्टर द जर्नी फ्रॉम हर स्कूल टू द फुटहिल टाउन ऑफ मरियानी, ओके, ये कल पढ़ेंगे। अब आज के लिए सिर्फ हमने क्या पढ़ा, बेसिक एक आइडिया लगा कि ये लड़की रहने वाली है नागालैंड की, इसका स्कूल है आसाम में, ठीक है, और वहां से बहुत लंबा ट्रेवल करके जाना पड़ता है, इतनी सुबह वो इसलिए उठी है। और उसको उठाया किसने है, जो उनके घर के अंदर एक छोटा सूअर का बच्चा जो रहता है, जो पालते होंगे, तो उसने आकर उसको जगाया है। एंड शी इज क्वाइट अलर्ट। स्कूल जाना पड़ेगा, बच्चे स्कूल जाके जाना पसंद नहीं करते, खासकर छुट्टियों के बाद, पर क्या करें। मतलब जब ये कहते हैं ना कि मुझे तो एक स्टेटमेंट ही बड़ी गलत लगती है। एक बच्चे से किसी टीचर ने पूछा एग्जाम्पल के तौर पे, ये कहा बेटा ये बताओ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। बच्चे ने कहा जी सेंटेंस ही गलत है। कहा सेंटेंस कैसे गलत है? कहा जी मैं स्कूल जाता हूँ ये नहीं होता, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये होता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, 9:45 हो गए हैं।